गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बीए फाइनल का जो अपना चैप्टर चल रहा है आज का, जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने पांव जमाए और उसने भारत की जो क्षेत्रीय ताकतें थी, या अपना कह सकते हैं कि भारत के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनके अंदर उसने अपने पांव प्रारंभ कर दिए थे जमाना। अपने व्यापार और वाणिज्य के लक्ष्य से वो धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल चुकी थी। उसी सिलसिले में अपन बात कर रहे थे बंगाल की। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि 1740 बंगाल का शासक बना था अलीवर्दी खां। क्योंकि अलीवर्दी खां को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था दिल्ली से। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बता दिया कि भारत की जो केंद्रीय सत्ता जो थी वो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में पतन की तरफ चली गई, उसका पतन हो गया। तो 1707 में केंद्रीय सत्ता की तो कहानी खत्म हो गई, सीधी सी बात एक ही है। और अब भारत टुकड़ों में डिवाइड है, सब टुकड़े अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। आज का जो अपना चैप्टर है उसका नाम है प्लासी का युद्ध 1757। इस युद्ध के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, इस युद्ध के संदर्भ में अपन आपको बता रहे हैं। जैसा कि 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां बंगाल का एक स्वतंत्र नवाब था और साहब होनहार था, स्वाभिमानी था। उसमें ये क्षमता थी कि वो बंगाल से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता था। यह तो दुर्भाग्य है कि वो संपूर्ण भारत में नहीं फैल सका, लेकिन बंगाल तक सीमित रहा, लेकिन बंगाल को एक नंबर पर लाया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंगाल पर नजर है अंग्रेजों की। अंग्रेजों की नजर क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों को व्यापार के लिए जो चाहिए था वो सब कुछ बंगाल में उपलब्ध था। सीधी सी बात है, अंग्रेज व्यापार के लिए आ रहे हैं, अंग्रेजों का राजनीति से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको बंगाल में जो चाहिए था वो सारा का सारा बंगाल में उपलब्ध था। इसलिए अंग्रेज भी बंगाल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बंगाल में एक बैरियर खड़ा है, एक नाका खड़ा है जो बंगाल का पैरी बना हुआ है, जो बंगाल में किसी को घुसने नहीं देना चाहता, और उस बंदे का नाम है अलीवर्दी खां, जो 1740 में बंगाल का स्वतंत्र नवाब बना। अलीवर्दी खां का शासन ठीक ठाक तरीके से चल रहा है और बंगाल अपनी वृद्धि भी कर रहा है। अब साहब धीरे धीरे चलता रहा, मामला चलता रहा। जैसा कि स्वाभाविक है, जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को भी प्राप्त करेगा। अलीवर्दी खां 1756 में इस लोक से परलोक चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सीधी सी बात है, नवाब हो चाहे राजा हो, शासक हो, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी जरूर बनता है। बंगाल के नवाब जो अलीवर्दी खां था उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बने, लेकिन दुर्भाग्य ये था उसके कोई पुत्र नहीं था। अपन कह सकते हैं अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थी, उन्हीं में से एक पुत्री का पुत्र जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अपन कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का दोहिता था, जिसको अपन नाती कहते हैं, अपनी भाषा में दोहिता नाती कहते हैं। अब नाना की, सिराजुद्दौला का तो अलीवर्दी खां नाना ही लगेगा। नाना की विरासत का मालिक को नाना ने किसको बना दिया? अपने दोहिते को, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला के 2 मौसी और थी 2। सीधी सी बात है, इनके दिक्कत रहेगी कि हमारे पिता ने इस वाली बहन के बेटे को तो राजा बना दिया, हमारे बेटे मुंह की तरफ देख रहे हैं, तो धीरे धीरे विरोध फैलेगा। जहां विरोध होगा, जहां परिवार में कमी रहेगी, गृह कलेश होगा, उस परिवार का खात्मा स्वाभाविक है। इतिहास उठाकर देख लो, जिस परिवार के अंदर गृह कलेश चले हैं, जिस परिवार के अंदर षड्यंत्र रचे गए हैं, चाहे वो राज परिवार हो चाहे अपना परिवार हो, तो खात्मा स्वाभाविक है। जैसे ही सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठता है, गद्दी संभालता है, बंगाल की नवाबी संभालता है, तो साहब वहाँ षड्यंत्र प्रारंभ हो जाते हैं। यही षड्यंत्र चाहते थे अंग्रेज कि कैसे भी करके घर में फूट पड़े, और घर में फूट पड़ेगी तो साहब अंग्रेज़ों को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में
अपना हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। अब अंग्रेज बंगाल में अंदर घुसना चाहते हैं तो वो किसका संपर्क लेंगे, किसका साथ लेंगे, किसको साथ देंगे? वो इस विरोधी गुट को साथ देंगे। सिराजुद्दौला के एंटी जो गुट है, मीर कासिम, मीर जाफर, घसीटी बेगम, लाला अमीचंद, जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे, इन लोगों का वो लोग साथ देंगे। तो अंग्रेज धीरे धीरे इनके संपर्क में आने लग गए। अंग्रेज़ों की सिर्फ एक ही चाल थी कि क्यों न इस बंगाल के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए ताकि सिराजुद्दौला चारों तरफ से गिर जाए, और चारों तरफ से गिर जाएगा तो ये लास्ट टाइम तक आते आते खुद राज सत्ता से अपने हाथ खड़े कर देगा, और यहाँ की सत्ता के अंदर अपने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाएंगे। अंग्रेज जो चाह रहे थे, अंग्रेज़ों की चाल सफल होने लग गई। धीरे धीरे सिराजुद्दौला के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया, सिराजुद्दौला को एकला कर दिया गया, सिराजुद्दौला के खिलाफ एक ऐसा संगठन तैयार कर दिया जिसमें अंग्रेज शामिल है, ऐसा माहौल तैयार कर दिया। और वही माहौल आगे जाकर प्लासी का युद्ध का रूप धारण कर लेता है जो 1757 में हुआ था। अंग्रेज अपनी चाल में धीरे धीरे सफल हो रहे थे, और वो सफल क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनको बंगाल के अंदर से, सिराजुद्दौला के घर से सपोर्ट मिल रहा था। सत्ता का लालच, कुर्सी की लड़ाई हर जगह चली है। सत्ता का लालच, कुर्सी की लड़ाई प्रत्येक राज परिवारों में चली है। विरोधी गुट सत्ता के लालच में आकर अपनों का ही दुश्मन बन बैठा। सिराजुद्दौला को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, और वो चाहते थे कि कैसे भी कर करा के सिराजुद्दौला को सत्ता से हटाया जाए और अपन इस सत्ता पर बैठें। इस प्रकार से बंगाल का जो सिस्टम चल रहा था वो कुल मिला के ठीक ठाक चल रहा था। ऐसी बात नहीं सिराजुद्दौला कोई अयोग्य शासक था, सिराजुद्दौला एक नंबर का शासक था। सिराजुद्दौला जैसे ही सिंहासन पर बैठा, इससे पूर्व बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं, अपने पास इसके अभिलेख भी उपलब्ध हैं, इसकी पांडुलिपियाँ भी उपलब्ध हैं, कि इस अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को एक ही पाठ पढ़ाया था कि चाहे तू कुछ भी कर ले, कैसे भी रह ले, कुछ भी कर, ठीक है, लेकिन इन अंग्रेजों से, फिरंगियों से, इन गोरों से सावधान रहना। और वो वास्तव में सावधान ही था, लेकिन उसको क्या पता था कि घर में से ही आग लगाई जा रही है। सिराजुद्दौला ने बहुत अच्छे काम करवाए थे। सिराजुद्दौला कोई कमजोर शासक नहीं था, वास्तव में नवाब बनने के लायक था। अपना अलीवर्दी खां को कोई दोष नहीं देते हैं कि उसने इसका नवाब का चयन कोई गलत किया हो, नहीं साहब, उसने नवाब का चयन बहुत अच्छा किया है, नवाब बहुत अच्छा है। अब उससे सिराजुद्दौला जैसे बंगाल का शासक बना, बंगाल तो अपना है, सिराजुद्दौला बंगाल का है, तो सीधी सी बात है अच्छे काम भी करवाने पड़ेंगे, तभी जनता के अंदर एक माहौल पैदा होगा, तभी जनता चाहेगी कि अलीवर्दी खां के बाद में जिसको सत्ता मिली है वो आदमी वास्तव में काम का है, वो जनता के बारे में सोचता है। सिराजुद्दौला ने बहुत काम करवाए हैं। कुछ एक काम जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सिराजुद्दौला ने आंतरिक समस्याओं का समाधान करने के लिए खूब प्रयास किए, अंग्रेजों से सावधान रहने के खूब प्रयास किए। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से युद्ध भी किया, जो प्लासी का होना है। कलकत्ता में अंग्रेजों का जो भय था उससे भी सावधान रहा। अब सीधी सी बात है, अगर अंग्रेजों से सावधान है तो अंग्रेज तो यही चाहेंगे कि हमारे से सावधान रहेगा तो हमारी दाल बंगाल में नहीं गलेगी, हमारी खिचड़ी बंगाल में नहीं पकेगी, हमारी खिचड़ी बंगाल में तभी पकेगी जब हम सिराजुद्दौला को सारी तरफ से घेरेंगे। सीधी सी बात है, घर वाले साथ थे, घर वाले साथ होने के कारण सिराजुद्दौला के सामने खूब सारी समस्याएं आ गई। कौन कौन सी समस्याएं थी जिनके ऊपर अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, सिराजुद्दौला के सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई आंतरिक कलह, घर की फूट, घर में फूट थी। खुद के मौसी के बेटे भाई अर्थात सिराजुद्दौला के तो भाई हो गए, वे लोग इसके दुश्मन बने हुए थे। सिराजुद्दौला को जब कई बार उसको पता भी चल गया कि भाई ये मेरे विरोधी हैं और अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे हैं जिनसे मुझे सावधान रहना चाहिए, फिर भी उसने उन चीज़ों पर पर्दा सा डाल लिया। हालांकि ये उसकी गलती है, उसको ध्यान रखना चाहिए था। इसके अलावा अंग्रेज विरोधियों के साथ मिलकर कलकत्ते में किलेबंदी करते हैं। सिराजुद्दौला ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया ये किलेबंदी वगैरह ये बंद करो। क्यों करो? क्योंकि आप किलेबंदी करोगे तो इससे हमारी मौलिकता नष्ट होती है, हमारा राजधर्म नष्ट होता है, हमारी दिक्कत आती है, क्योंकि हम यहाँ के इंचार्ज हैं, हम यहाँ के शासक हैं, हम यहाँ के नवाब हैं, और हम यहाँ के नवाब होने के कारण
यहाँ पर जो भी सिस्टम होगा वो हम ही उपलब्ध करवाएंगे। आप कौन होते हो? अंग्रेज़ों ने क्या किया, छोटी मोटी परमिशन ले ली कि साहब हम यहाँ रहते हैं और हमें थोड़ी सी परमिशन दो। कुछ सारा विरोधियों ने दे दिया। तो एक परमिशन तो दी जाती है एक छोटी दुकान की, और वो कारखाना ही तैयार कर ले, तो ये तो धोखा ही है। अंग्रेज़ भी धीरे धीरे धोखा कर रहे हैं। तो उसने किलेबंदी पर रोक लगा दी। सीधी सी बात है, किलेबंदी पर रोक लगाई है तो अंग्रेज़ उससे नाराज़ होंगे, क्रोधित होंगे, वो बदला लेना चाहेंगे। इसी दरमियान कलकत्ता में एक कालकोटरी की घटना हो जाती है। कालकोटरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल, ये घटना भी काफ़ी इतिहास के अंदर अपना नाम अंकित करती है कि कालकोटरी की घटना एक अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किया हुआ फार्मूला था। अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि कैसे भी सिराजुद्दौला को बदनाम किया जाए। एक छोटी सी कोटरी हुआ करती थी, उसमें कैपेसिटी जो बताते हैं, उसकी क्षमता जो बताई जाती है वो लगभग थी 23-25 के आसपास। लेकिन उस कोटरी के अंदर, भाई राजा तो सिराजुद्दौला है, नवाब तो बंगाल का सिराजुद्दौला है, उस कोटरी के अंदर 146 सैनिकों को ठूंस ठूंस के भर दिया। सीधी सी बात है, कैपेसिटी 20-25 की है और उसमें अगर 150 के आसपास आप डालोगे, 146 से सैनिकों को डालोगे तो उनका दम उठेगा, वो मरेंगे। एकदम से काली थी, तभी तो इसको कालकोटरी कहा जाता है, ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि अंदर तो अंधेरा था। बताया जाता है कि उस कालकोटरी के अंदर 146 सैनिकों में से मात्र 23 सैनिक बचे, बाकी के सारे उसी में मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसी में उनका देहांत हो गया। और वो एक तरह से एक धब्बा, एक दाग सिराजुद्दौला के माथे पर मंड दिया गया कि ये घटना सिराजुद्दौला ने करवाई है। और इस घटना का कई कोसों तक सिराजुद्दौला से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ सिराजुद्दौला को बदनाम करने की साजिश थी। और यही घटना आगे जाकर प्लासी के युद्ध का कारण भी बनती है। नवाब के खिलाफ अंग्रेजों ने खूब षड्यंत्र रचे, ये भी साहब सारे के सारे षड्यंत्र जाकर आगे जाकर प्लासी के युद्ध का कारण बन जाते हैं। अब अपन बात करते हैं युद्ध की घटना की। ये कलकत्ता है। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। अच्छा, ये आपका कलकत्ता है। कलकत्ता के समीप एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है हुगली नदी। हुगली नदी। इस हुगली नदी के पास एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम है प्लासी। क्या नाम है गांव का? प्लासी। अंग्रेज अब तक एवी हो चुके थे, षड्यंत्रों के बनाकर सिराजुद्दौला को षड्यंत्रों में जकड़ लिया। कालकोटरी की घटना मानो, आंतरिक कलह मानो, ये सारे के सारे अंग्रेजों के खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, अंग्रेजों के पक्ष में रहे। अंग्रेजों का इस समय सर्वे सर्वा अपन कह सकते हैं मठाधीश, नेता, लीडर, सेनापति, सब कुछ पावर जो था वो एक बंदे के पास था, जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। सबसे मजे की बात यह है, इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसके अंदर लॉर्ड क्लाइव के पास मात्र 3000 सैनिक थे, ऐसा बताया जाता है। लॉर्ड क्लाइव के पास कितने सैनिक थे? मात्र 3000। और सिराजुद्दौला के पास सैनिक जो थे वो थे साहब 48,000। 48,000। देखो युद्ध बड़ा अचंभित युद्ध है। भारत तमाशा देख रहा है। एक तरफ 3000 सैनिक है जो विदेशी हैं, एक तरफ 48,000 सैनिक हैं जो भारत के हैं। इस युद्ध का रिजल्ट अगर आमतौर पर अपनी ग्रामीण भाषा में भी बोलें तो साहब 48,000 ही जीतेंगे, क्योंकि भीड़ तो ज्यादा है ही ना, 3000 आ रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए क्या होगा, यहाँ युद्ध का पासा पलटा जाएगा। 3000 जीतेंगे, 48,000 आ रहेंगे। इससे ज्यादा इस भारत का क्या दुर्भाग्य रहेगा। भारत में सबसे बड़ी कमी क्या रही है? भारत में सबसे बड़ी कमी ये रही है, युद्ध सिर्फ सेना ही लड़ेगी, ऐसी मानसिकता भर दी। प्राचीन काल में जब आपने देखा होगा, सुना होगा, फर्स्ट ईयर के वीडियो वगैरह आप देखते हो, सेकेंड ईयर के देखते हो, भारत का समाज 4 भागों में डिवाइड है। समाज के 4 वर्गीकरण किए हुए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सिस्टम क्या बना दिया? सिस्टम यह बना दिया कि साहब ब्राह्मण शिक्षा लेगा देगा, क्षत्रिय तीनों वर्णों की रक्षा करेगा,
वैश्य वर्ण तीनों वर्णों की आर्थिक स्थिति की उन्नति करेगा, शूद्र वर्ण तीनों वर्णों की सेवा करेगा। मतलब लड़ाई झगड़े का, दुश्मन का आक्रमण हो रहा तो उसका ठेका किसके सिर पर है? क्षत्रिय पे। जरूरी थोड़ी है। अरे जब देश व धर्म की रक्षा की दिक्कत आती है तो अपने को सबसे पहले देश व धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये ब्राह्मण वर्ण का, ये वैश्य का, ये शूद्र का, ये क्षत्रिय का है। इतिहास गवाह है। आपने अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा है कि जब देश व धर्म के ऊपर दिक्कत आ जाए तब जिन हाथों के अंदर शास्त्र होने चाहिए उन हाथों को, शास्त्रों को तो रख देना चाहिए और शस्त्र उठा लेने चाहिए। इससे देश व धर्म के अंदर एकजुटता आएगी और कभी भी कोई भी आंख उस देश की तरफ उठ नहीं सकती जिसमें शास्त्र की जगह शास्त्र रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब देश में धर्म पे दिक्कत आ गई तो शास्त्रों की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? तो साहब 3000 सैनिक लिए वे लार्ड क्लाइव आ गया, 48,000 सैनिक लेकर सिराजुद्दौला आ गया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे वो टुकड़ों में बटे हुए थे। इनमें गुटबंदी थी सिराजुद्दौला के सैनिकों में। मीर जाफर, मीर कासिम, घसीटी बेगम, लाला हमीद चंद आदि के सैनिक थे। तो सभी यही चाह रहे थे कि क्यों ने मौका है, लार्ड क्लाइव आया हुआ है, अपना विरोधी सिराजुद्दौला है, तो अपन सारे के सारे पीछे हाथ कर लेते हैं। सिराजुद्दौला के 5-7 हज़ार सैनिक होंगे, ये लड़ते रहेंगे, अपना बाकी के सारे के सारे मूक दर्शक बने हुए देखे रहेंगे, ताड़ी बजाएंगे। ऐसे हालातों में तो साहब बंगाल हो चाहे भारत हो चाहे कोई सा भी देश हो, दुर्गति होगी। एक ऐसा इतिहास का युद्ध जिसके अंदर भारतीय लोग तमाशबीन होकर तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए और प्लासी के युद्ध के अंदर इस भारत के सिराजुद्दौला की हार हुई। और उस हार का मुख्य कारण क्या हुआ? उसी के घर के, उसी के षड्यंत्रकारी गतिविधियों में लिप्त उसी के मौसियाए भाई, ये सारे के सारे साहब लॉर्ड क्लाइव में जा मिले, अंग्रेजों में जा मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदों से जा मिले। उसके बाद में सिराजुद्दौला यहाँ से रवाना हो जाता है। सीधी सी बात है, देख लिया उसने, पीछे देखा, पीठ एकदम खाली थी, लोग पीठ के पीछे छुरा घोंप रहे थे। सिराजुद्दौला बंगाल से चला जाता है। फिर इस बंगाल के नवाबी, अंग्रेज भी डायरेक्ट बहुत समझदार थे, वो बहुत सियाने थे। उन लोगों ने क्या किया, सिराजुद्दौला को बोल दिया कि सिराजुद्दौला तो चला गया। उन्होंने क्या किया, अपने द्वारा निर्मित मीर जाफर, मीर कासिम को 3-3 साल के लिए नवाब बना दिया। इनडायरेक्ट रूप से राज्य के मालिक कौन बन गए? अंग्रेज। इसी युद्ध के बाद, एक प्रश्न ध्यान से सुन लेना, इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में नवाबी डायरेक्ट तो नहीं मिली, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों की चल रही है। इस नवाबी मिलने के बाद में दस्तक प्रथा मिली। दस्तक प्रथा, एक्चुअली में दस्तक प्रथा क्या है? करमुक्त व्यापार प्रणाली। करमुक्त व्यापार प्रणाली अंग्रेजों ने बंगाल में प्राप्त कर ली, क्योंकि सिराजुद्दौला की छुट्टी हो गई प्लासी के बाद में, और अब जो भी नवाब बने हैं वो सारे के सारे अंग्रेजों के ही कठपुतली हैं, तो वो अंग्रेजों के हैंडओवर रहकर काम करेंगे। तो अंग्रेजों को दस्तक प्रथा मिल गई। यही अंग्रेज चाह रहे थे, क्योंकि अंग्रेज भारत में राज करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए आए थे, और धीरे धीरे राज सत्ता में इन्वॉल्व हो गए। अंग्रेजों ने भारत की कमी को देख लिया। लॉर्ड क्लाइव 3000 का मालिक, 48,000 का मालिक सिराजुद्दौला 48,000 वाले हार गए और भारत की दुर्दशा तय हो गई। अगला वीडियो मैं आपको पानीपत का तृतीय युद्ध बताऊंगा।